नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सबका स्वागत है पार्थ क्लासेस में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि राजस्व प्रशासन एवं उसके जो प्रमुख अधिकारी हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो राजस्व जो प्राधिकारी हैं, जो अधिकारी राजस्व प्राधिकारी, इन्हें दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक न्यायालय से संबंधित राजस्व न्यायालय के अधिकारी और एक राजस्व अधिकारी जो न्याय से के इतर जो कार्य करते हैं वो राजस्व अधिकारी कहलाते हैं। तो देख लेते हैं कि राजस्व न्यायालय से संबंधित कौन से अधिकारी होते हैं। तो राजस्व न्यायालय से संबंधित ऐसे अधिकारी आएंगे जो राजस्व परिषद से संबंधित ये न्यायिक कार्य करेंगे। राजस्व परिषद से संबंधित न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं। जबकि राजस्व जो अधिकारी होते हैं ये न्यायिक कार्यों को छोड़कर जो कार्य करते हैं, न्यायिक कार्यों को छोड़कर अन्य कार्य जो हैं वो राजस्व अधिकारियों के द्वारा किए जाते हैं। दूसरा बड़ा अंतर है कि जो राजस्व न्यायालय के अधिकारी हैं वह राजस्व परिषद के अधीन आते हैं, राजस्व परिषद के अधीन। जबकि राजस्व अधिकारी जो हैं ये राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं। तो अब हम राजस्व न्यायालय से संबंधित अधिकारी और राजस्व अधिकारी हैं, इन दोनों को अलग अलग देखते हैं। कौन कौन से अधिकारी राजस्व न्यायालय में आते हैं और कौन कौन से अधिकारी राजस्व अधिकारी में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्व न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन से प्राधिकारी आते हैं। तो इसमें सबसे पहले, चूंकि हम बता चुके हैं कि राजस्व न्यायालय के अंतर्गत जो प्राधिकारी आएंगे वो राजस्व परिषद के अधीन कार्य करेंगे। तो सबसे पहले राजस्व परिषद या कोई सदस्य भी हो सकता है राजस्व परिषद का, उसका कोई सदस्य। इसके बाद कमिश्नर, अतिरिक्त कमिश्नर, कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी और तहसीलदार। ये सब यानी कि राजस्व परिषद से लेके तहसीलदार तक जो अधिकारी हैं ये सभी आपके राजस्व न्यायालय के अंतर्गत के प्राधिकारी आते हैं। तो राजस्व न्यायालय का सबसे बड़ा अधिकारी कहें तो ये राजस्व परिषद या इसका कोई सदस्य होगा, और सबसे निचले स्तर का अधिकारी कौन सा होगा इसमें, तहसीलदार होगा। इसके बाद हम देखते हैं राजस्व अधिकारियों में कौन कौन से अधिकारी आते हैं। तो राजस्व अधिकारियों का जो मुख्य कार्य क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। तो इनका मुख्य कार्य होता है कि जो मालगुजारी से संबंधित जो टैक्स होता है, कर जो होता है, मालगुजारी से संबंधित जो कार्य होते हैं, यानी कि मालगुजारी कार्य के लिए जो भी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, या कह सकते हैं कि राजस्व अभिलेख तैयार करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, लिख दें नियुक्त अधिकारी बोल सकते हैं। वे अधिकारी जो मालगुजारी से संबंधित कार्य करते हैं और राजस्व भू अभिलेख तैयार करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं, राजस्व अधिकारी कहलाते हैं। अच्छा, पीछे हमने पढ़ा है न्यायालय से संबंधित अधिकारी, जो राजस्व न्यायालय से संबंधित जो अधिकारी होते हैं वहाँ पर जो राजस्व परिषद है ये सबसे उच्चतम न्यायालय होता है। तो राजस्व परिषद और इसका कोई सदस्य है, ये तो न्यायालय से संबंधित कार्य करेंगे, तो इन्हें छोड़कर यह राजस्व अधिकारियों का सदस्य नहीं होंगे। ये राजस्व परिषद और कोई सदस्य है इनका, ये तो राजस्व अधिकारी नहीं होंगे। इनके अतिरिक्त जो अधिकारी हैं, कमिश्नर है, अतिरिक्त कमिश्नर हुआ, कलेक्टर हुआ, अतिरिक्त कलेक्टर हुआ, यह मालगुजारी से संबंधित भी कार्य करते हैं और भू अभिलेखों को तैयार करने से संबंधित भी कार्य करते हैं। तो इसलिए राजस्व परिषद और उसके किसी सदस्य को छोड़ते हुए हम लोग
कमिश्नर से देखेंगे तो कमिश्नर के बाद अतिरिक्त कमिश्नर हुआ, कलेक्टर हुआ, अतिरिक्त कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार। तहसीलदार जो था वह राजस्व न्यायालय का सबसे निचले स्तर का था, लेकिन राजस्व अधिकारियों में तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार भी होता है, जो मालगुजारी से संबंधित और भू अभिलेखों को तैयार करने से संबंधित कार्यों को करता है। इसके बाद राजस्व निरीक्षक, जिसे हम कानूनगो भी बोलते हैं, राजस्व निरीक्षक, और उसके बाद लेखपाल। तो हम कह सकते हैं तो राजस्व अधिकारी जो होते हैं इसमें ज़िले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी जो होता है वह कलेक्टर होता है, जिसे हम डीएम भी बोलते हैं, और सबसे निचले स्तर का ज़िले में कौन होता है, वह लेखपाल होता है। इसके बाद राजस्व निरीक्षक क्या करता है, लेखपाल के कार्यों का निरीक्षण करता है। खसरा खतौनी जो लेखपाल के द्वारा बनाए जाते हैं, भू संबंधित जो कागजात बनाए जाते हैं, उनका निरीक्षण सुपरवाइजर के द्वारा होता है, कानूनगो के द्वारा होता है। तो यदि हम कम शब्दों में कहें तो ये 11 राजस्व न्यायालय के प्राधिकारी हुए और 13 राजस्व अधिकारी हुए। इसके बाद हम बात करते हैं जिला स्तरीय राजस्व प्रशासन की। तो हम जानते हैं कि यूपी में 75 ज़िले हैं और ज़िले का जो राजस्व अधिकारी होता है वह कलेक्टर होता है, डीएम होता है, और यह डीएम या तो प्रशासनिक सेवा का मतलब राज्य सिविल सेवा से पदोन्नत होगा, या तो आईएएस होगा, या फिर प्रमोटेड पीसीएस होगा। यहाँ से डीएम बनते हैं, यानी कि जो ज़िले का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिलाधिकारी होता है, और यह आईएएस से या फिर प्रमोटेड पीसीएस होता है। इसके बाद बात करते हैं जो ज़िले हैं इन्हें उप संभागों में बांटा गया है। ज़िलों को उप संभागों में बांटा गया है, इन्हें उपमंडल भी बोल सकते हैं। ज़िले के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर उप संभागों में बांट दिया गया है, और इन उप संभागों को विभिन्न तहसील एवं तालुका, तहसील को ही तालुका बोलते हैं, इसमें बांट दिया गया है। और तहसील एवं तालुका को गाँव में बांट दिया गया है या राजस्व वृत्त में बांट दिया गया है, और इन्हें विभिन्न हलकों में बांट दिया गया है। तो जो जिला होता है, ज़िले का सर्वोच्च अधिकारी जिलाधिकारी होता है, और ये आईएएस या प्रमोटेड पीसीएस होता है, ये बता ही चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उप संभाग की। उप संभाग का जो अधिकारी होता है वह एसडीएम या एसडीओ होता है। एसडीएम को एसडीओ भी बोलते हैं। ये उपमंडल का यानी कि ये जो उप संभाग है इसका प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसके बाद आता है तहसील, और तहसील का जो प्रशासनिक अधिकारी जो तहसील का अधिकारी होता है प्रशासनिक, वह तहसीलदार कहा जाता है। तो जो तहसीलदार हैं इसके मुख्य जो कार्य हैं उन्हें हम देख लेते हैं एक बार। तो तहसीलदार का कार्य क्या होगा कि सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण या कब्जेदार की बेदखली का अधिकार होगा। कि सार्वजनिक भूमि पर अगर किसी ने अतिक्रमण कर रखा है तो उससे वहाँ से बेदखल यानी कि उस कब्जे को हटाने कौन हटवाएगा, तहसीलदार हटवाएगा। दूसरा, तहसील स्तर पर सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है। तीसरा, तहसील स्तर पर करों की वसूली हेतु उत्तरदायी है। यह जो तहसीलदार है यह तहसील स्तर पर करों की वसूली करता है। तीसरा, भू राजस्व संबंधी जो मुकदमे हैं उनका निर्णय भी तहसीलदार के यहाँ ही चलते हैं। दूसरी बात हम ये समझें कि जो तहसील शब्द होता है, तहसील शब्द का अर्थ होता है राजस्व संग्रह, और राजस्व संग्रह को हम सृजन भी कह सकते हैं। और दार का अर्थ होता है पद या धारक। तो दोनों को अगर संयुक्त रूप में मिलाकर कहें तो तहसीलदार का अर्थ जो हो गया वो कर संग्राहक हो गया। इसीलिए हम कह सकते हैं इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका है तहसीलदार का हिंदी अनुवाद देख लें, कर संग्राहक। तो अपनी तहसील में जो वसूली का कार्य है, कर वसूली का कार्य है, वह तहसीलदार के द्वारा होता है। भू राजस्व संबंधी मुकदमों का जो निर्णय होता है वो भी तहसीलदार लेता है। इसके बाद राजस्व व्रत, तहसील को राजस्व व्रतों में बांटा गया है, विभिन्न गाँवों में बांटा गया है। तो इसमें राजस्व निरीक्षक होता है जिसे हम कानूनगो भी बोलते हैं। तो कानूनगो का कार्य होता है खसरा खतौनी का निरीक्षण करता। जो खसरा खतौनी लेखपाल के द्वारा बनाई जाती हैं, जब हम लेखपाल के कार्य पढ़ेंगे तो उसमें भू संबंधित जितने भी
कागजात हैं लेखपाल के, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी हम लोग केवल इतना देख रहे हैं कि राजस्व निरीक्षक का कार्य जो होता है खसरा और खतौनी का निरीक्षक, और जो लेखपाल के द्वारा जो कार्य किया जाता है उनका पर्यवेक्षण करता है लेखपाल, वो कानून को या राजस्व निरीक्षक। और लेखपाल का काम क्या होता है? खसरा एवं खतौनी लेख तैयार करने का उत्तरदायी। यानी खसरा और खतौनी का जो कार्य होता है, तैयार करने का कार्य होता है, वह लेखपाल का ही होता है। और लेखपाल अपने हल्के में कार्य करता है। हल्का क्या होता है? हल्का जिले में कुछ क्षेत्रों को एक सीमा निर्धारित कर दी गई है कि इस सीमा में लेखपाल इतनी सीमा को देखेगा। तो जो क्षेत्र लेखपाल का होता है उसे हम हल्का बोल सकते हैं कि लेखपाल एक हल्के में कार्य करता है। एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि इतने क्षेत्र में यह लेखपाल कार्य करेगा, इतने क्षेत्र में दूसरा लेखपाल कार्य करेगा, तो ये पूरा क्षेत्र उसका हल्का कहलाएगा। इसके अतिरिक्त जो जिले स्तर के कुछ अधिकारी हैं, इनके अन्य जो कार्य हैं वो भी देख लेते हैं। तो जो जिलाधिकारी है, चूँकि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य इसी का होता है। जिले में शासन के प्रतिनिधि के रूप में ये कार्य करता है। भू अभिलेखों के रख रखाव का भी कार्य जिलाधिकारी का ही होता है। इसके बाद उप जिलाधिकारी SDM उप संभाग का होता है। उपमंडल का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वह उप जिलाधिकारी होता है। तो भूमि के हक सीमांकन में बंटवारा संबंधित कार्य जो होते हैं, बाद जो होते हैं, वो SDM के यहाँ चलते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। दूसरा, ग्राम पंचायत के, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं और जो प्रधान हैं, इनके निर्वाचन से संबंधित कोई याचिकाएँ आती हैं, उनकी सुनवाई भी SDM ही करता है। इसके बाद इनके द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध यदि SDM ने कोई आदेश पारित किया है और उसके विरुद्ध हमें दूसरे न्यायालय में, उससे बड़े वाले न्यायालय में जाना है, तो वो जिला न्यायाधीश होता है जिसके न्यायालय में हम अपील कर सकते हैं। और ये अपने संभाग में, उप संभाग में जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है। इसके बाद हम बात करते हैं राज्य वित्त आयोग की। तो संविधान के अनुच्छेद 243 I और 22, 243 I और 243 22 के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पर किया जाता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, जो उत्तर प्रदेश का पंचायती राज अधिनियम है 1947 का, उसकी धारा 32 का में ये बताया गया है कि राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। तो ये राज्यपाल के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे, इन्हें हमने पढ़ा। इसके बाद हम बढ़ते हैं कृषि दुर्घटना बीमा योजना। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे अच्छे से तैयार करेंगे कि जो कृषि दुर्घटना बीमा योजना है, इसकी शुरुआत 5 अक्टूबर 2004 से हुई, संचालित है 5 अक्टूबर 2004 से। इसका जो भुगतान है वह राज्य सरकार के द्वारा बीमा कंपनी को किया जाता है। कौन सी बीमा कंपनी है वर्तमान में जो इससे अनुबंधित है? वह है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यानी कि कृषि दुर्घटना बीमा योजना की जो प्रीमियम है वह राज्य सरकार द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को देती है। इससे लाभ क्या होते हैं इस बीमा से? तो ये इसमें 12 से 70 वर्ष की आयु के कोई व्यक्ति है अगर, और जिसका नाम कोई व्यक्ति है 12 से 70 वर्ष का और उसका नाम खतौनी में खातेदार के रूप में या उसके सह खातेदार के रूप में है, और उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है दुर्घटना से, तो उसका जो उत्तराधिकारी होगा, लीगली जो उत्तराधिकारी होगा उसका, या उत्तराधिकारियों, एक उत्तराधिकारी होगा या एक से ज़्यादा होंगे, तो जितने भी उत्तराधिकारी होंगे उन्हें बीमा कंपनी के द्वारा, यानी कि द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो धनराशि है वह प्रदान की जाती है। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है ये आम आदमी बीमा योजना। यह राजस्व विभाग के द्वारा चलाई जाने वाली दूसरी बीमा योजना है। राजस्व विभाग के द्वारा चलाई जाने वाली दूसरी बीमा योजना, याद रखेंगे। पहली कौन सी है? पहली है कृषक बीमा योजना। इसे नोट्स में नीचे लिख भी रखा है हमने कि राजस्व विभाग के द्वारा संचालित पहली बीमा योजना कृषक बीमा योजना है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। कृषक बीमा योजना जो है वो पहली कृषक बीमा योजना है, राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। तो आम आदमी बीमा योजना कब से शुरुआत हुई थी? ये आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 से शुरुआत हुई इसकी। 2 अक्टूबर 2007 से वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई। इससे कौन सा आयु वर्ग के लोग लाभान्वित होते हैं? तो 18 से 59 वर्ष के भूमिहीन जो ग्रामीण हैं, यानी कि ऐसे ग्रामीण जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जो भूमिहीन हैं और उनकी आयु 18 से 59 वर्ष है, उन्हें और उनके जो परिवार है उसका जो मुखिया है उसके नाम से बीमा किया जाता है इसमें। और जो प्रीमियम है इसका वो 200 रुपये में से 100 रुपये राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है और 100 रुपये केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। जब कोई दुर्घटना होती है उसके बाद जो बीमित व्यक्ति जिसके नाम से बीमा है, यानी परिवार का जो मुखिया है जिसके नाम से बीमा है, वो भूमिहीन तो है ही, प्रीमियम उसका 200 रुपये रहता है। उसका क्या, सभी का जो भी जिसके नाम से भी बीमा किया गया है उनका सबका 200 रुपये रहता है। इन 200 में से 100 रुपये राज्य सरकार देती है और 100 रुपये केंद्र सरकार देती है बीमा कंपनी को। इसके बाद जो बीमित व्यक्ति है यदि उसकी प्राकृतिक मृत्यु होती है तो उसे 30,000 रुपये दिए जाते हैं उसके उत्तराधिकारी को। इसके बाद दुर्घटना के कारण अगर मृत्यु होती है तो 75,000 रुपये, पूर्णतः अपंग हो जाता है अगर किसी दुर्घटना में तो 75,000 रुपये, और यदि आंशिक अपंग होता है तो 37,500 रुपये उसके उत्तराधिकारी को या उसे दिए जाते हैं। इस बीमा के तहत छात्रवृत्ति भी दी जाती है। जो लाभान्वित परिवार है उसमें 2 बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है जो 9 से 12 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हों। 100 रुपये प्रतिमाह की दर से, 100 रुपये प्रतिमाह की दर से, लेकिन एक छमाही के अंतराल पर ये छात्रवृत्ति दी जाती है। यानी कि एक छमाही में 600 रुपये हो गए तो 600 रुपये